अगली न्यूज है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय रिपोर्ट पेश की है। तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने करी है संसद की डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय, कि भाई जो डिजिटल भुगतान किए जाते हैं तो उसके लिए कैसे रखा जाए, साइबर सिक्योरिटी से बचने की स्थिति है। तो हमारे देश में डिजिटल भुगतान की क्या स्थिति है, पहली बात तो यही है। तो 2025 तक डिजिटल भुगतान को 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है हमारी, लगभग 3 गुना से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, क्योंकि स्मार्टफोन तक ज्यादा पहुंच हो रही है, कोविडों के कारण भी अभी उपभोक्ता में कैशलेस का प्रचलन बढ़ा है, वित्तीय समावेशन के लिए जो सरकार की नीतियां हैं। ठीक है, और डिजिटल भुगतान में यूपीआई में लेन देन की हिस्सेदारी 17-18 में 4% थी। ठीक है, और ये अब हो गई है 24-64%। तो मतलब कितना है, इस डाटा को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो वित्तीय समावेशन है वो लगभग बड़ा है, और इसमें लेन देन की मात्रा में जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, जैसे विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर हावी रही है। इस मामले में फोन पे और गूगल पे की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 46.91% और 36.39% और भीम यूपीआई की मात्र 0.22% है। तो सिंपल सी बात है कि जो फोन पे और गूगल पे जैसी विदेशी कंपनियां हैं वो ज्यादा रही है, जबकि हमारे जो इंडिया का जैसे भीम यूपीआई है उनकी मात्रा कम रही है। ठीक है, अब डिजिटल भुगतान में चुनौतियां क्या क्या आती है ये बात करें अगर हम, तो इसके में चुनौतियां आती है हमारे, नंबर 1 चुनौती तो है साइबर धोखाधड़ी। ठीक है, बड़ी जो धन की हानि होती है इसमें। ठीक है, जबकि इस धन की वसूली दर सॉरी वसूली तो इसमें हो ही नहीं पाती। हम सितंबर 2023 तक जो साइबर धोखाधड़ी थी, इसमें ये देखो कितना बड़ा डाटा है, ये 5574 करोड़ रुपए, तो इतने रुपए की इसमें हानि हुई थी। उसके बाद में आगे हम देखें, और दो रिकवरी दर लगभग 10.4% रही है। गूगल प्ले और प्ले स्टोर ऐप पर अवैध और धोखाधड़ी वाले ऋण देने वाले एप्स, वो कहते हैं ना कि सिर्फ 5 मिनट में मात्र आधार कार्ड से ले लेना लोन लीजिए, तो वैसे वाले की बात है। और फंड ट्रेल को छुपाने के लिए वर्चुअल खातों की निगरानी नहीं की गई। ठीक है, फंड ट्रेल क्या होता है, तो कनेक्टेड वित्तीय लेन देनों की जो श्रृंखला होती है उसको फंड ट्रेल कहते हैं। तो ये वर्ड आ सकता है फंड ट्रेल, जो कनेक्टेड वित्तीय लेन देन होते हैं उनकी श्रृंखला। ठीक है, अब इस समिति ने क्या सिफारिश की है, तो इसने बोला है कि एक तो एंड्रॉइड और बैंकिंग मेलवेयर सैंपल्स की एक रिपोजिटरी जो बननी चाहिए। ठीक है, हितधारकों के प्रभावी समन्वय करना चाहिए, भारतीय स्वामित्व कंपनियों को बढ़ाना देना चाहिए। ये पॉइंट आप जरूर यूज करना, मतलब अगर कहीं भी लिख रहे हो तो वे फॉरवर्ड में अच्छा है ये। फिर हमने क्या क्या स्कीम शुरू करी थी, तो रुपए डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई से लेन देन खरीदों को प्रोत्साहन योजना, कि भाई रुपए डेबिट कार्ड से करो, भीम यूपीआई से करो, तो इसको बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन पहल में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू करी थी। जागरूकता संबंधी पहलों में स्टे सेफ नामक ऑनलाइन अभियान। अब ये स्टे सेफ, ये ध्यान रखना, अब स्टे सेफ क्या है, डिजिटल भुगतान से रिलेटेड है। अब अगर आज से पहले ये पूछ लेता है कि स्टे सेफ किससे रिलेटेड है, तो भाई घर में सुरक्षित रहने से हो सकता है या किसी भी और चीज से हो सकता है, लेकिन याद रखना है किससे रिलेटेड है, तो डिजिटल भुगतान में सुरक्षित रहने से। साइबर सुरक्षित भारत तो याद रही जाएगा, स्टे सेफ जरूर याद रखना। चलो अगली बात करते हैं, एक और रिपोर्ट आई है, भाई बहुत रिपोर्टें भेज रही है आजकल काम पे। संसद की स्थायी समिति ने देश में लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि के मशीनीकरण में अनुसंधान एवं विकास पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो जो क्या बोलते हैं भाई, कृषि का मशीनीकरण, ये क्वेश्चन हमारे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे देश में मशीनीकरण की स्थिति की बात करें, ये डेटा यूज कर सकते हो, 47% ही कृषि का मशीनीकरण हुआ है, जबकि चीन में 59%, ब्राजील में 75%, विकासशील देशों की तुलना में कम है। अच्छा एक और बता दूं कि यूएसए में लगभग 95% हो चुका है, यूएसए में लगभग 95%। तो देख रहे हो हम कितना पीछे हैं उनसे। भारत को 75 से 80% कृषि मशीन लगभग 25 वर्ष और लग सकते हैं, तो अभी हमें ये 75 to 80 में ही लाने में भी 25 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो कृषि उत्पादकता बढ़ती है, और जिसमें बीज उर्वरक जैसे अन्य इनपुट तथा पानी मिट्टी के पोषक तत्व जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित और दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, कृषि में श्रम की दक्षता बढ़ती है, मानव परिश्रम और कृषि की लागत कम होती है, बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदल पाते हैं अत्याधुनिक तकनीकों से। वो तो चीजें, चुनौतियां क्या है, खेतों का छोटा आकार है, तो अब हर कोई टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पाता, बेचारों के पास में इतना पैसा ही नहीं है, पूंजी की कमी, सेवा केंद्रों की कमी, सस्ता श्रम उपलब्ध होना, महंगी मशीन की तुलना। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब क्या सिफारिशें की गई है, एक तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि 25 वर्षों से कम अवधि में कृषि का मतलब ये तो 25 सालों की बोल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि इसको जल्दी कर पाए।
परीक्षण प्रक्रिया, इंजीनियरों को परीक्षण, ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान तथा इंजीनियरिंग निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रीय कृषि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान तथा इंजीनियरिंग निदेशालय की स्थापना करनी चाहिए। पर्याप्त निधि का आवंटन करके कस्टम हायरिंग सेंटरों और फार्म मशीनरी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार, जागरूकता अभियान, ऐसी चीजें करनी चाहिए। अब हमने क्या कर रखे है, तो एक तो कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है। तो ओवरऑल मेंस के लिए जरूरी थी, ये डाटा जरूर याद रख लेना थोड़ा सा, हमारा कितना मशीनीकरण हुआ है। ठीक है, चलो फिर एक और आ गई भाई रिपोर्ट, लोकसभा में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार मजदूरी दरों और उनसे संबंधित अन्य मामलों पर, तो मनरेगा से रिलेटेड है कुल मिला के। तो ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। मनरेगा योजना ये 2005 में, मनरेगा के बारे में तो बहुत पढ़ा था हमने आरएस के टाइम पे, 2005 में इसको शुरू किया था। एक वित्तीय वर्ष में उस परिवार, ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देता है। तो कितने दिन की? 100 दिन की, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को, अकुशल मतलब जिसके लिए कोई भी मतलब की जरूरत नहीं होती है कुशलता के लिए कि भाई उसको ये टेक्नोलॉजी चलानी आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी उसके लिए जरूरी नहीं होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जरूर से ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर अधिसूचित करती है। ठीक है, अब इसमें जुड़े मुद्दे क्या है? एक तो इसके लिए फंड की कमी हो रही है भाई, ठीक है, तो नंबर 1 तो इसमें निधि की कमी। ठीक है, इसका अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक, जैसे समय पर मजदूरी देना, सामग्री प्रदान करना, फर्जी जॉब कार्ड जारी करना। ठीक है, लाभार्थी बकाया मजदूरी के भुगतान से वंचित रह जाते हैं, कम मजदूरी दर। ठीक है, सोशल ऑडिट का अभाव, जैसे केवल 14% का ऑडिट किया गया। ठीक है, और भी है क्या इधर कुछ? फोटो में तो नहीं है ना गांधी जी। समिति की सिफारिश क्या है कि कम मजदूरी दर को मुद्दे को हल करने के लिए आधार दर और आधार वर्ष में संशोधन करना चाहिए। तो इसका जो भी बेस ईयर और बेस रेट है उसमें हमें क्या बोलते हैं, संशोधन करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए बेहतर सूचकांक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मौजूदा अभी अब ये ध्यान रखना, अभी मौजूदा कौन सा सूचकांक है? कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। काम के दिनों की संख्या वृद्धि करनी चाहिए, जैसे अभी 100 दिन है, तो अभी राजस्थान में तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 125 दिन किया गया था कुछ जगह पर। ठीक है, तो वैसे क्या बोलते हैं आप लोगों को भी करना, मतलब ओवरऑल करना चाहिए। ठीक है, किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए अलग जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए। ये है क्या क्या उपाय अभी हम लोगों ने कर रखे। तो एक तो राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप हमने लॉन्च कर रखा है। ये किसके लिए? अटेंडेंस के लिए, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। सभी पूर्ण का जियो टैगिंग के लिए जियो मनरेगा शुरू, जियो मनरेगा। कौशल में सुधार के लिए उन्नति परियोजना, कौशल में सुधार के लिए उन्नति परियोजना। त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने और अस्वीकृति को आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का शुरुआत करना चाहिए। और देखो ना, मतलब मनरेगा में हमारे यहाँ की स्थिति बताऊं ना, तो उसमें क्या है ना, कुछ लोग तो काम पे जाते भी नहीं है, फिर भी उनको पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी धोखाधड़ी भी इसमें हो रही है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तभी उसका थोड़ा सा बेनिफिट निकलेगा। बाकी लूप होल हर जगह है, काम करेंगे तो अच्छा होगा, सिंपल। चलो, नीति आयोग ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन के लिए एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है। तो एलएनजी ने एक रिपोर्ट जारी करी है, किसके लिए? मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी, कि भाई उनको एलएनजी किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, तो यह रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बनाइजिंग एजेंडा पर नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास के द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है। ठीक है, अब देखो एलएनजी क्या होती है, तो लिक्विड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस का साफ, रंगीन और गैर विषाक्त तरल रूप है, मतलब कि ये नॉन टॉक्सिक होती है। क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले, नॉन टॉक्सिक होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस को शिपिंग और भंडारण उद्देश्य से -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, -162 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, प्राकृतिक गैस की यही तरल अवस्था एलएनजी है। तो देखो, नेचुरल गैस की जब -162 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा करेंगे तो जो हमें प्राप्त होता है ना, वही क्या है? एलएनजी, सिंपल। अब क्या बोलते हैं, इसमें हमारे एलएनजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, क्यों? क्योंकि CO2 के उत्सर्जन में कमी लाकर हमें 2070 तक नेट जीरो का लाना है, हमारा एमिशन है। ठीक है, तेल आयात पर निर्भरता कम करनी है। भारत का जो ट्रक परिवहन तेजी से बढ़ रहा है और 2022 से 50 के बीच में दुगना हो जाने का अनुमान है, तो भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान मिलेगा। पेट्रोलियम तेल आधारित नहीं, गैस आधारित योजना। और 2030 तक प्राथमिक एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करना। चुनौतियां क्या है? पारंपरिक एलएनजी को अपनाने में लागत अधिक आती है,
रिटेल आउटलेट्स की कमी है, बाजार में दुविधा है, तो ये तो फिर कोई काम की चीज नहीं है। सिफारिशें क्या की गई है भाई इसने, तो एलएनजी वाहन आधारित मांगों की वाले क्षेत्र समूह को पहचानने की जरूरत है। इससे उच्च मात्रा में एलएनजी उत्पादन संभव हो सकेगा और लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। एलएनजी अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इन प्रोत्साहनों में एलएनजी को जीएसटी के तहत लाना, संशोधित मूल्यह्रास कार्यक्रम, तो वही चीजें हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये स्कीम ध्यान रखना भाई ना, एलएनजी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले। एक तो 2017 में जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करके एलएनजी को परिवहन ईंधन के रूप में शामिल किया गया। तो जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम है उसमें एलएनजी को परिवहन ईंधन के रूप में बताया गया। परिवहन और खनन क्षेत्र में एलएनजी उपयोग को बढ़ाने के लिए एलएनजी नीति। डीजल वाहनों को एलएनजी ईंधन वाहनों में बदलने के लिए रेट्रोफिटिंग मतलब इनको चेंज करने के लिए इनकी अनुमति दी गई है। वर्ड अच्छा है, रेट्रोफिटिंग। चलो 2 पेज तो हो गए। आगे आते हैं, वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू मस्तिष्क ऊतक विकसित किया है। तो हमारा शरीर में सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू, तो वही टिश्यू क्या बोलते हैं, तो ये जो 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू है ये मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है, मतलब हमारे दिमाग की तरह। चलो, इससे वैज्ञानिकों को न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंट विकाय, जैसे अल्जाइमर हो जाता है किसी को पार्किंसंस बीमारी हो जाती है, उस पर क्या बोलते हैं अनुसंधान करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे किसी मनुष्य के दिमाग पे काम करना तो मुश्किल होता होगा। तो भाई ये 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू बना दिया कि इस पे कर लेंगे। समझने कि मनुष्य में मस्तिष्क कोशिकाएं और मस्तिष्क के हिस्से किस प्रकार संचार प्रक्रिया संपन्न करते हैं, कि भाई कैसे हमारे में क्या बोलते हैं चीजें चलती है, वो कहते हैं ना दिमाग लगा दिमाग, तो वो कैसे लगता है। 3D, अब ये 3D प्रिंटिंग क्या होती है, तो 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक, रोल, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या सिरेमिक जैसी सामग्रियों की कर्मिक परतें बिछा करके ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप या कार्यरत मॉडल्स बनाए जाते हैं। ये मॉडल्स बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो 3D प्रिंटिंग कुछ भी नहीं है, एक प्लास्टिक का है, धातु का है, कुछ का भी एक ले लिया और उसको बना करके एक प्रोटोटाइप मतलब मॉडल बना लिया। जैसे मतलब मैंने ये फोटो में बना दिया कि भाई ये क्या बोलते हैं इंसान का हार्ट है या कुछ भी है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से 3D प्रिंटिंग हो गया, और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर दी, और इसके लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रख लेना। हाँ, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रणनीति ये 2020 में जारी करी थी। कब जारी करी थी, 2020। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग 3D प्रिंटिंग में किया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या होते हैं, तो तेजी से लागत प्रभावी तरीके से ऑब्जेक्ट्स की प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है। तो डिजाइनर तेजी से डिजाइन को दोहरा सकते हैं, नए उत्पादों को बाजार में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जटिल डिजाइन बनाए जा सकते हैं, अत्यधिक दक्ष तकनीक है, ठीक है, क्योंकि इससे जो बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है, इससे ये भी ध्यान रख लेना, बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ऑन डिमांड, इसकी इन्वेंट्री की लागत कम हो जाती है, पड़ी कम रहती है चीजें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें, क्योंकि ऑन डिमांड प्रिंटिंग है, जब बोल रहा है कि भाई मुझे इतने चाहिए ले अभी ले। उपयोग क्या है, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में, ये ध्यान रख लेना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल स्पेन में है। इसका निर्माण सूक्ष्म रूप से मजबूत कंक्रीट से किया गया था। चिकित्सा और दंत चिकित्सा क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल से मेटल डेंटल क्राउन की ढलाई के लिए पैटर्न बनाने और डेंटल अलाइनर के निर्माण में इसका यूज किया जा रहा है। तो वो पूछ लेते हैं जनरली ऐसी, इस पेन देख करके आपको बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी वैसे मैपिंग में। चलिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से भारत, तो अभी जो हमने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी ना, तो उसी के बारे में कि भाई जो भी हम लैंड रिकॉर्ड्स रख रहे हैं तो उनको कैसे रख रहे हैं। तो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण क्या है, कागजी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलना है। जैसे ये PDF है, अब इसको मैं क्या बोलते हैं ऑफलाइन में रखूंगा तो वही है, और ऐसे क्या बोलते हैं ऑनलाइन में आ गया सारा सब कुछ, तो बस कागजी रूप खत्म, चलो डायरेक्ट क्लिक किया और पता चल जाएगा किसके नाम पे कौन सी जमीन है। तो 95.08 गांव में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स प्रदान करके भूमि अभिलेखों को कंप्यूटर दर्ज करने का कार्य, ये डाटा याद रखना, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स हमारे मतलब भूमि सुधार हमारे टॉपिक ही है मेंस में एक पूरा का पूरा सेपरेट, और 2-3 बार यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है उस पर, तो क्या पता कब इससे पूछ ले। तो डिजिटलीकरण से क्या इंपॉर्टेंस आएगा, एक तो भूमि का स्वामित्व तय हो जाने से कृषि कार्यों के लिए पूंजी जुटाना और ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है भाई, आराम से उसको पता चल जाता है डायरेक्टली। जो भूमि विवाद हैं वो भी खत्म हो जाते हैं इससे,
भूमि सुधार को करने में भी केंद्र, उनको पता तो रहेगा ना कि किसके पास कितनी जमीन है, कितने छोटे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, तो और ये एक ही सॉफ्टवेयर में पता चल जाएगा, तो ज्यादा इधर उधर भी नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, नागरिक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच संपर्क की कम जरूरत पड़ेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार ही पटवारी जी के पास भाग रहे हैं, ए पटवारी जी उसने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, देखो थोड़ा सा, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब अन्य इसमें सुधार के लिए क्या पहले शुरू की गई है, तो एक तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, तो एक तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें हमें ये था। एक और स्टार्ट किया गया था विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या इसको भू आधार भी कहते हैं। ये 14 डिजिट का होता है, प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और जो क्या बोलते हैं देशांतर होते हैं उनकी अवस्थिति के आधार पर सर्जित करता है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड याद रखना भाई, है ना। स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना रखना। ग्रामीण परिवार के मुखिया को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट या जमाबंदी दी जाती है, ध्यान रख लेना। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका उद्देश्य दस्तावेजों के पंजीकरण स्तर पर राज्यों में अलग अलग प्रकार की, तो ये अब आगे की राय क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, फालतू की चीजें करी जाए, बहुत सारे। चलो अब हम आते हैं अन्य सुर्खियों पर, न्यूज इन शॉर्ट्स। चलिए तो देखो इधर, तो पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये वर्ड हमने एक दो बार पहले भी पढ़ा था शायद। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी को पीयर टू पीयर लेंडिंग के प्रति आगाह किया है कि भाई थोड़ा सा देख लो, है ना, मतलब है। तो पी टू पी यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है, तो ये ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से धन उधार देने की एक प्रणाली है। ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से धन उधार देने की एक प्रणाली है। ये किसी वित्तीय संस्थान को मध्यवर्ती के रूप में शामिल किए बगैर, मतलब उसमें कोई मीडिएटर्स नहीं रहेगा, डायरेक्ट पीयर टू पीयर ऋणी और ऋणदाता के लेंडिंग का एक रूप है। मतलब इसमें कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, ए को लोन चाहिए और ये बैंक है, इसने बोला जा सीधा ले ले, इसने किसी से क्या बोलते हैं साइन नहीं कराया, किसी को बीच में नहीं रखा, सिंपल। इसके अंतर्गत ब्याज की दरें और शर्तें P2P लैंडिंग वेबसाइट द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और इनको नियमित कौन कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, P2P को आरबीआई के पास एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण कराना होता है। तो जो भी P2P करना चाहता है ना, तो उसको पहले आरबीआई के पास में एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण कराना होता है। चुनौती क्या है, क्योंकि ऐसे उनको डिफॉल्ट होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता कम है। भाई बीच में कोई है ही नहीं, तो मतलब उनकी गारंटी देने वाला कोई है ही नहीं, सिंपल। तो ये ध्यान रख लेना। P2P लैंडिंग जरूर वर्ड याद रखना। पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या है, ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से धन उधार देना सीधा सीधा सा। ठीक है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम, अरे वाह, फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम कौन है ये, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी ने प्रभाव नाम के एक क्या बोलते हैं रिपोर्ट जारी करी है। प्रभाव का मतलब क्या है, पावरिंग अ रेसिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि 938 स्टार्टअप्स में 17,534 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 938 स्टार्टअप्स में 17,534 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। एफएस के बारे में अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ 2016 में, तो ये फंड ऑफ फंड्स स्कीम कब शुरू की गई थी, तो फंड्स ऑफ फंड स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय इकोसिस्टम को, जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, उनको बढ़ावा देना, उनको घरेलू पूंजी तक देना। निगरान एजेंसी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, परिचालन एजेंसी सिडबी, और सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष को पूंजी प्रदान करती है। ये कोष स्टार्टअप्स में धन निवेश करता है। तो ये जो है, ये सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष को पूंजी प्रदान करती है और फिर वो स्टार्टअप्स में धन निवेश करता है। ये क्या आ गया भाई, एक नई प्रजाति आई है, क्या है ये, ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी। अरे वाह, ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी, ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी क्या है ये, तो केरल के त्रिशूर नाम के पहले से कवक, कवक की प्रजाति है ये। तो ये ध्यान रख लेना, यही पूछ लेगा यूपीएससी, क्या है ये, दिस इज ए कवक, क्या है ये, कवक। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी, नाम तो मस्त रखा है। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है वैज्ञानिक श्याम विश्वनाथ के नाम पर, जिन्होंने वानिकी में बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्लोसेसी फैमिली की है। क्लब के आकार मूसली जैसा है, गहरे काले या भूरे रंग में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल सी बात, एक चीज याद रख लेना, ट्राइग्लोसम श्याम विश्वनाथी कहाँ मिली है, केरल में।
क्या है? कवक है, बहुत है। प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन, इकोसिस्टम। पेस, तो पेस बनाया भाई एक ना, तो प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन, इकोसिस्टम। तो स्पेस एक्स ने नासा का पेस उपग्रह लॉन्च किया है। कौन सा उपग्रह? पेस उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह महासागर, वायुमंडल और जलवायु का पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है। पेस को सूर्य तालिका यानी सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है। अब सन सिंक्रोनस कक्षा क्या होती है? तो सन सिंक्रोनस कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों पर से गमन करते हुए सूर्य के साथ समकालिक होता है। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह हमेशा समान स्थानीय समय पर समान स्थान पर जाता है। तो ये देख लेना कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में किया जाता है और उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों से गमन करते हुए सूर्य के मतलब जैसे जैसे सूर्य चलता है वैसे ये चलता रहता है और इसमें क्या बोलते हैं, स्थानीय समय पर समान स्थान पर ये जाता है। अब इससे क्या समझने मिलेगी? तो समुद्र और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, एरोसोल महासागर की सतह पर पादप प्लवकों के विकास में किस प्रकार, तो एरोसोल से क्या इफेक्ट होता है, महासागर के रंग, बादलों के गुणों, एरोशियल, इनसे क्या हो रहा है। तो ये सिंपल प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन, इकोसिस्टम किस नाम क्या है, ये पेस क्या है? तो एक उपग्रह है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। महासागर, वायुमंडल और जलवायु का परिरक्षण करेगा। कौन सी कक्षा में? सन सिंक्रोनस समय। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि प्लैंकटन क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, क्या पता पूछ ले यूपीएससी। आदि महोत्सव आदि महोत्सव के बारे में बात करें तो आदि महोत्सव का 2024 का आयोजन किया गया है। आर्ट एंड कल्चर की न्यूज। इस माध्यम से भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध एकता विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। तो जनजातीय विविधता को बताता है आदि, मतलब वही जनजाति से रिलेटेड। राष्ट्रीय जनजाति, ये वार्षिक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। कौन करेगा इसको? तो जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ, जो ट्राइफेड मतलब जो ट्राइबल्स के लिए काम करता है, तो वो है। ट्राइफेड क्या है? अब इसमें ट्राइफेड एक तो आदि महोत्सव याद रख लेना। आदि महोत्सव किससे रिलेटेड है? जनजातियों से। कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। कौन करता है? तो जनजाति कार्य मंत्रालयों के साथ में ट्राइफेड मिलकर के करता है। ट्राइफेड क्या है? तो इसको बहुराज्य सोसाइटी अधिनियम 1984 के तहत 1987 में स्थापित किया गया था। कब? 1987 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो जनजातीय उत्पादों के विपणन उनकी मार्केटिंग करना, ठीक है, जनजातीय लोगों के जीवन सामाजिक आर्थिक विकास करना, जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधान कार्य नई दिल्ली में है और 15 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। याद रख लेना 1987 में बना था, 1984 के एक्ट के तहत। चलो अब आते हैं इधर की। ओलिव रिडले टर्टल कर्नाटक के मंगलुरु। तो ओलिव रिडले टर्टल्स को नेस्टिंग्स के लिए, घोंसलों के लिए कर्नाटक के मंगलुरु में समुद्र तटों पर फिर से देखा गया है। तो ये ध्यान रखना, ओलिव रिडले टर्टल। तो ओलिव रिडले टर्टल दुनिया में सभी समुद्री कछुओं की प्रजातियों में सबसे छोटे आकार की प्रजाति है। तो ओलिव रिडले टर्टल क्या है? सबसे छोटे आकार के हैं। ये सबसे अधिक संख्या में भी पाई जाने वाली कछुए की प्रजाति है। तो सबसे छोटे भी यही है और सबसे ज्यादा भी यही है। ठीक है। ये कछुए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। याद रखना, हॉट वाटर में पाए जाते हैं ये। ठीक है। ये अपने विशिष्ट सामूहिक नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसे आरी बाड़ा कहा जाता है। तो आरी बाड़ा क्या होता है? आरी बाड़ा का मतलब है कि जहां पर ये रहते हैं, सामूहिक नेस्टिंग करते हैं। इसके तहत हजारों मादा रिडले अंडे देने के लिए एक समुद्र तट पर एक साथ आती है। तो बहुत सारी मादा रिडले जो होती है वो अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आती है। जिसमें जो गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य ओडिशा का, वो समुद्री कछुओं की दुनिया की सबसे बड़ी रूकरी के रूप में जाना जाता है। रूकरी मतलब प्रजनन करने वाले जीवों की एक कॉलोनी। तो अब देखो दो तीन चीजें याद रखना। एक तो अरीबाड़ा वर्ड क्या है? अरीबाड़ा किससे रिलेटेड है? ओलिव रिडले टर्टल से। क्या होता है? सामूहिक नेस्टिंग करना। ठीक है। एक दुनिया का सबसे बड़ा रूकरी यानी प्रजनन करने वाले जीवों की कॉलोनी कहां पर है? गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य ओडिशा। तो ये भी पूछ ले कि ओलिव रिडले टर्टल के लिए कौन जाना जाता है? तो यही जाना जाता है। सही, इस पर तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुकी है। ओलिव रिडले टर्टल पर ऊपर तो 2015 या 16 के आसपास, ध्यान से देख लेना। वल्नरेबल है, 1972 में फर्स्ट में है। खतरे क्या है भाई? मत्स्यन, अत्यधिक पर्यटन, अवैध शिकार, और यही करते हैं इंसानों ने किया भी क्या है जीवन में। चलो DC-8 के बारे में। भाई DC-8 क्या है? तो नासा ने DC-8 के साथ एशिया में मैराथन उड़ानों की एक श्रृंखला की शुरुआत करी है। ठीक है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाना और निपटने में मदद करने वाले मॉडल्स को बेहतर बनाना। तो DC-8 क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी उड़ान प्रयोगशाला। अब DC-8 वो आ जाए ना, वही समझ में नहीं आया हमें तो कि DC-8 क्या आ गया ये। तो DC-8 क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी उड़ान प्रयोगशाला।
अलग अलग प्रदूषण स्रोत कितना प्रदूषण कर रहे हैं, इसके आकलन के लिए डीसी8 भूमि के काफी करीब उड़ती है, प्रदूषण का पता लगाती है डीसी8, सीधी सी बात है। नासा का एक छोटा गल्फ स्ट्रीम जेट भी है, इसके उपकरण में वायु में मौजूद प्रश्कों के लिए त्रिआयामी मैप बनाते हैं। तो चेक करती है। पेल एशिया एक्यू नामक एक प्रोजेक्ट के तहत संचालित की जा रही है, प्रोजेक्ट नासा और इस क्षेत्र की सरकारों के बीच सहयोग है। तो एशिया एक्यू नामक प्रोजेक्ट को समझ में आ जाएगा। ये डीसी8 जरूर याद रखना। डीसी8 क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी उड़ान प्रयोगशाला है जो प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाती है एशिया के पास में। और अब आते हैं अपन, एक ये कुछ है क्या, ये इन्फेक्शन टीएम। तो इन्फेक्शन टीएम क्या है? तो भारत की पहली जीनोमिक्स आधारित संक्रामण रोग जांच प्रणाली की शुरुआत केरल में होगी। तो जो भारत की पहली जीनोमिक्स के आधारित जो संक्रामक रोग जांच प्रणाली है उसकी शुरुआत कहां पर होगी? केरल में। आईआईटी बॉम्बे स्थित हेस्टेक एनालिटिक्स और एनआईएमएस मेडिकल ने इसको विकसित किया है। इन्फेक्शन टीएम एक अत्याधुनिक लक्षित और अगली पीढ़ी का सीक्वेंसिंग टेस्ट है। 24 घंटों के भीतर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जीन के साथ किसी भी बैक्टीरियल और फंगल पता लगाने के लिए इसको डिजाइन, ये ध्यान क्या करेगा, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन के साथ किसी भी बैक्टीरियल या फंगल का पता लगाएगा कि भाई इससे किसको हुआ है। किट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है और पूरी की जा सकती है जांच अस्पताल के अंदर। हाँ भाई, चिली सेंटियागो याद आ रहा होगा, अरिका चुकीमाटा, ठीक है। भयंकर वनाग्नि हुई है यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पेरू और बोलीविया, अर्जेंटीना और पश्चिम में प्रशांत महासागर, ठीक है। एंडीज यहाँ पर ही मिलेगा, ओजास डेल सलाडो, ठीक है। नदियां वदियां तो काम की नहीं है, ठीक। ये याद ही होगा आपको, चिली सेंटियागो अर्जेंटीना से और इधर बोलीविया से और पेरू से, तीन ही देशों से बॉर्डर लगाती है ये, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। चलो, इसी का था वो ईस्टर आइलैंड, ठीक है। चलो।